शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जो पृथ्वी है हमारा, है ना, इस पृथ्वी का जो ऊपर वाला है, आखिर ये कैसे बना है। अब ऊपर में क्या क्या है, पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारी चीजें हैं अभी। मिट्टी है, पत्थर है, बालू है कि नहीं है, नदियां है, पहाड़ है, पहाड़ भी है ना, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है अभी भी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इन सब चीज को समझना 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए एनसीईआरटी जो है, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर लिखता, पहले ज्योग्राफी ही लिखा है। सोच के देखो कि जब हम लोग पढ़ाते हैं किसी भी बच्चे को, जैसे हम लोग पढ़ाए हैं, तो पहले क्या पढ़ाए थे, ज्योग्राफी। पहले क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी, जैसे मानचित्र हो गया, है ना, बिग बैंग थ्योरी हो गई, ये आखिर बना कैसे, प्लेट कैसे है। तो एनसीईआरटी क्या कर रही है, 9th क्लास में जो पहला चैप्टर लिख रही है, वो क्या लिख रही है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। पहले जान लो जहाँ तुम रह रहे हो ये कैसे बना है और ये क्या है ना। नहीं तो तुम यही सोच सोच के रहो कि हम लोग अंदर रहते हैं पृथ्वी के, कि पृथ्वी के बाहर रहते हैं, है ना। कुछ बच्चे समझदार होते हैं तो उसको पता होता है कि नहीं बाहर रह रहे हैं। हम लोग बचपन में सोचते थे कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर। पर ये चीज बच्चों के साथ ना हो तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, पढ़ लो। और एनसीईआरटी इस बार जो लिखी है वो बड़ा दिमाग लगा के लिखा है। जैसे तुम अगर ध्यान से देखो तो ज्योग्राफी अगर अलग रहता, हिस्ट्री अलग होता, पॉलिटी अलग होती, इकोनॉमिक्स अलग होता, तो जरा सोच के देखो, अलग अलग पढ़ाता। अब एक ठो मास्टर आता तो वो पता नहीं पहले पॉलिटी पढ़ाता कि पहले हिस्ट्री पढ़ाता कि पहले क्या पढ़ाता, उसका मर्जी होता। एनसीईआरटी क्या करता है इस बार, बोला कि इस बार 2 भाग में किताबें आएंगी। कितना भाग में, सोशल साइंस का इंटीग्रेटेड बुक आएगा, कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट में कितना चैप्टर दिया है, एक चैप्टर जो पहला चैप्टर पढ़ी, उस चैप्टर में क्या था कि आखिर सोशल साइंस क्या है, यही समझाने पे फोकस किया है। और ये बखूबी लिखा है एनसीईआरटी कि जो सोशल साइंस है वो चारों सब्जेक्ट से मिल के बनता है ना, समझाने का कोशिश किया है। लेकिन जो मेन चैप्टर है वो है चैप्टर 2, और चैप्टर 2 क्या है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ज्योग्राफी से स्टार्ट करवाना चाहता था, इसीलिए 2 बुक बनाया है, 4 बुक नहीं बनाई गई इस बार। समझ में आ गया बात, क्योंकि एनसीईआरटी सीखा इनसे कि जो बच्चे पहले पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे, अलग अलग करके पढ़ते थे, तो उसको समझ आता ही नहीं था, जोड़ ही नहीं पाता था। अब अगर ऐसा कर दिया है तो उसको जोड़ना मजबूरी हो गया कि नहीं हो गया, अब जोड़ के पढ़ेगा ही पढ़ेगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे करके तो 2 चैप्टर लिखा है ज्योग्राफी का इसमें, फिर 2 चैप्टर लिखेगा पार्ट 2 में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन अर्थ सरफेस कैसे बना है, समझने से पहले थोड़ा बहुत किसकी चर्चा कर लेनी चाहिए कि आखिर अर्थ ही कैसे बना था, तो बढ़िया होगा ना समझने में। बताओ, तो मोटा मोटी तौर पे अगर देखें तो क्या बोल रहा है, बिग बैंग थ्योरी, है ना। पहले क्या देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी। अब एक बात बताओ, बिग बैंग थ्योरी को हम लोग देखने वाले हैं, तो बिग बैंग थ्योरी क्या था, का बोला कि एक बिंदु थी जिसको सिंगुलरिटी कहा गया, क्या कहा गया, सिंगुलरिटी, मतलब एकाकी बिंदु, क्या कहा गया, एकाकी बिंदु कहा गया, है ना। अब बोला कि ये फट गया, विस्फोट हो गया, तो इसे एनर्जी निकलेगी, क्योंकि क्या कहा गया था कि ये सिंगुलरिटी में क्या थी, इन्फिनाइट एनर्जी थी, इन्फिनाइट एनर्जी थी, हाँ या ना, मतलब अत्यधिक ऊर्जा थी। और ऊर्जा जहाँ पे होगा वहाँ पे तापमान भी तो होगी, मतलब अगर इन्फिनाइट ऊर्जा है तो इन्फिनाइट टेम्परेचर भी तो होगा, प्रेशर भी तो होगा, एक ही साथ आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी नहीं है तो वहाँ पे प्रेशर भी होगा, ऐसा तो नहीं है। जहाँ एनर्जी होगी वहाँ पे प्रेशर भी होगा ही होगा, और तापमान टेम्परेचर भी होगा ही होगा। इसीलिए देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में ही देखो, ध्यान से पढ़ाएगा ही, यही चैप्टर पढ़ाएगा, एटमॉस्फेयर में देखो तो नीचे वाला क्या है, कंपेरेटिवली
ऑक्सीजन ज़्यादा है। उससे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन घटने लगती है, और ऊपर जाते हैं तो नाइट्रोजन आ जाता है जो गर्म है। तो ऊपर की हवा गर्म है, नीचे की हवा ठंडी है। ये एनर्जी का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो समझाएगा। बताओ, इन्फिनाइट एनर्जी निकलेगी। उसके बाद एक फॉर्मूला से जोड़ा है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, है ना। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? मास में। और मास किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। क्या आज हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकता है। आज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लो आज तुम एक लकड़ी जलाई, फिर उस एनर्जी से मान लो किसी तरीके से उसको ट्रैप कर लिया एक बॉक्स बना के, किसमें? बॉक्स बना, उसमें जलाए और उसी में एनर्जी को ट्रैप कर लिए। क्या उसको कंप्रेस करके या किसी भी तरीके से क्या फिर से लकड़ी बनाया जा सकता है? या कोई भी जो है मेटर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकते। आज तो संभव नहीं लगता है, लेकिन पहले ऐसा संभव होता होगा। साइंटिस्ट कहते हैं। आइंस्टीन का थ्योरी भी, आइंस्टीन का जो ई बराबर एम सी स्क्वायर है, इससे समझने में थोड़ी सी हेल्प होती है। समझ में आ गया बात? ठीक। तो बोला कि एनर्जी जो है वो क्या बना? तो न्यूट्रॉन बना। और क्या बना? प्रोटॉन बना। दोनों टकरा गया तो जुड़ गया। क्या हुआ? जुड़ गया। तो बताओ क्या बना ये? न्यूक्लियस। क्या बना? न्यूक्लियस बना। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? गॉड पार्टिकल। क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? कह देते हैं। अब इसी में अगर आके जुड़ जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो किसका निर्माण हो जाएगा? फर्स्ट एटम। क्या बन जाएगी? एटम, मतलब परमाणु का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बताओ, परमाणु बना है, मैटर है। अब मैटर से मैटर जुड़ेगा एक परमाणु से दूसरे परमाणु, ऐसे करके क्या बनेंगे? सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो क्या मैटर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। एनर्जी कन्वर्ट हुई है तो बताओ, बहुत सारे मैटर बनेंगे अलग अलग तापमान पे, अलग अलग एनर्जी पे, अलग अलग दबाव पे। अब कहीं अगर दबाव कम है तो गैस बनेगी, कहीं दबाव ज्यादा है तो क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। कहीं पे दबाव ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगर सबसे दबाव कम है तो क्या बनेगा? गैस। क्या बनेगी? गैस। क्यों? गैस की मॉलिक्यूल्स देखो, दूर दूर है या नजदीक है? गैस का मॉलिक्यूल्स दूर दूर है या नजदीक है? दूर दूर है ना। लेकिन उसी में देखो कि अगर लिक्विड है कोई, क्या है? लिक्विड है। लिक्विड मतलब द्रव्य है। तो बताओ कि जो द्रव्य है, क्या उसका मॉलिक्यूल्स गैस के जैसा दूर दूर है या थोड़ा सा उससे नजदीक है? थोड़ा सा नजदीक है। तो अलग अलग दबाव मिला होगा, है ना। उसी तरीके से अगर तुम देखो और दबाव मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। जब ये तीनों बनेंगे, और यही तीनों तो है पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ में, पूरी ब्रह्मांड में, यही तीनों फेज हैं। अब हो सकता है कि ज्यादा गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा, है ना। प्लाज्मा जिसको कहते हो तुम लोग, बताए थे ना। एक फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठंडा भी किया था, और एक फॉर्म था जो गर्म करके प्लाज्मा का फॉर्म था। तो 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन नेचुरली कितने फॉर्म में पाए जाएंगे? मतलब जनरली 3 फॉर्म में पाए जाएंगे। अब बताओ, तुम गुरुत्वाकर्षण को पढ़ी है ना? क्या था गुरुत्वाकर्षण? क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण? कहता है कि जो दो पिंड है, पिंड का मतलब ऑब्जेक्ट, क्या चीज है? दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में क्या लगा रही होगी? एक फोर्स लगा रही होगी, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही होगी। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब ध्यान दो, इसमें यह भी चीज था कि जो चीजें बड़ी होगी, मतलब एक अगर जो पिंड बड़ा होगा, तो जो वस्तु बड़ी होगी वो वस्तु ज्यादा ताकत लगाएगी, और जो वस्तु कम, छोटी मतलब छोटी होगी, वो वस्तु कम ताकत लगाएगी। तो तुम देखो, पृथ्वी बड़ा है या चंद्रमा? पृथ्वी बड़ा है। तो चंद्रमा को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है अपनी ताकत से? क्या चंद्रमा घुमा पाएगा? नहीं घुमा पाएगा। अच्छा, सन, सूरज जो है पृथ्वी को घुमा रहा है, क्योंकि पृथ्वी छोटा है, चंद्रमा और सन जो है वो बड़ा है। इसलिए तो हम लोग देख पाते हैं ना कि चंद्रमा जो है वो घूम रही है कहाँ पे? पृथ्वी के चारों तरफ, क्योंकि पृथ्वी बड़ा ऑब्जेक्ट है, चंद्रमा
छोटा ऑब्जेक्ट है। यहीं पे थोड़ा और देख लिया जाए तो हम सूरज को देखते हैं और किसको देखते हैं, पृथ्वी को। तो पृथ्वी को घुमा रहा है ना सूरज, देखो किसको घुमा रहा है, पृथ्वी को घुमा रहा है, क्योंकि पृथ्वी छोटा है कंपेयर टू सन। समझ में आई बात, मोटा मोटी समझ में आ गया ये चीजें। अब जब आपस में ये टकराएंगे खिंचाव से, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव होगा दो वस्तु के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो सब मिलेंगे या एक ही मिलेंगे? सब इस पृथ्वी पे देखो तो सब है कि एक ठो है, सब है ना, इसीलिए सब मिलते हैं। तो सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींच खींच के कहाँ जुड़ेगा, एक जगह पे, हाँ या ना, एक जगह पे आके जुड़ने लगेगा बहुत सारा। जब जुड़ जाएगा इसमें क्या हाइड्रोजन गैस भी आएगी, क्योंकि पहले क्या बनी थी, सबसे पहला जो गैस था वो कौन सा था बनने वाला? तो पीरियोडिक टेबल में तुम देखते हो, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला तत्व दिखता है, कौन सा दिखता है? हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व कौन सा बना था? हाइड्रोजन ही बना था। सबसे पहला तत्व कौन सा बना था? हाइड्रोजन ही बना था। तो सोच के देखो, हाइड्रोजन इसमें ज्यादा बना, ब्रह्मांड में ज्यादा बनेगी। तो कहा जाता है ब्रह्मांड का मैक्सिमम जो है वो क्या है, 90%, लगभग 90% क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इसमें भी आके जुड़ेगा, और बहुत ज्यादा है ना। देखो सन में कितना बड़ा है, सन का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो बहुत बड़ा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं लाखों पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, समा सकते हैं, किसमें, सन में, कहते हैं ना। सोचो कितनी बड़ी होने वाली है फिर। तो वहाँ हाइड्रोजन भी तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो उतना जो टेम्परेचर मिलेगा, दबाव मिलेगा, तो वहाँ गर्मी पैदा नहीं हो जाएगी। तुम ही देखो भीड़ भाड़ में गर्मी पैदा नहीं होती। तो यहाँ इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि जिसके कारण से दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या होने लगेगा, जुड़ने लगेगा। तो क्या बनाएगा, हीलियम। क्या बनाएगा, हीलियम। ये ब्लास्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो किसका निर्माण होगा इससे, सन का। किसका निर्माण होगा, सन का बोलो चाहे स्टार का बोलो, किसका बोलो, स्टार का, तार। कोई दिक्कत है नहीं है, स्टार बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग निहारिका। क्या कहते हैं, निहारिका। या फिर इसको कह देते हैं नेब्यूला। क्या कह देते हैं, नेब्यूला। कोई दिक्कत है नहीं। तो सन जैसे बना है, सन जैसे बना है। आप अगर देखो तो जो सन है, जिस तरीके से सन बनी है, तो सन बनी है तो फटी है। अब फटेगा तो कचरा तो निकलेगा ना, कि नहीं निकलेगा? जैसे फटाका फटता है तो कचरा चारों तरफ छीटा चले जाता है ना। तो जब सन बना तो इस प्रोसेस में जब ये फटा, तो सन जब बनेगा तो इसका कचरा भी तो फैलेगा। क्या कचरा भाग जाएगा बहुत दूर? नहीं भाग पाएगा। गुरुत्वाकर्षण खींच के फिर इसको घुमाने लगेगी। क्या करने लगेगी, घुमाने लगेगी। एक बात बताओ, यहीं पे बहुत ज्यादा जब घूमने लगेगी तो फिर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से टकराएगा बहुत सारा, है ना, टकराएगा। और ये टकराने के बाद फिर यही प्रोसेस होगा, पर इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा तो एनर्जी नहीं है इसमें। क्योंकि आप देखते हो कि सन का जो स्टार है, स्टार 90%, 98% जो है मास को लेके बनता है, और 2% में पूरा का पूरा क्या बनेगा, ग्रह। क्या बनेगा, प्लेनेट। तो बताओ ये छोटा होगा कंपैरिजन में, बहुत छोटा होगा। हाँ, इसी तरीके से आप देखते हो कि बहुत सारा क्या बनता है, प्लेनेट बनते हैं, ग्रह बनते हैं। ठीक। तो बताओ अगर एक ग्रह बनेगा, फिर और भी बनेगा, और भी बनेंगे, और समय के साथ साथ जो है ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमने लगेंगे। किसमें, फिक्स ऑर्बिट में। हालांकि सन जब मूव कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे ऐसे करके घूम रहा होता है स्टार से। किसमें, सन जब चली जाती है, सन की स्पीड भी तो है, वो किसका चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी का। तो सन चक्कर लगा रहा है तो उसके पीछे पीछे गुरुत्वाकर्षण के कारण सब प्लेनेट क्या कर रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, है ना। मतलब कैसे, राउंड ऐसे ऐसे, जैसे सांप नहीं चलता है, ऐसे 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 मूव कर रहा है सबको। पहले दुनिया मानती थी कि नहीं सन स्थिर है, सब तो घूम रहा है, पर ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसे खोज होती जा रही है तो पता चला कि नहीं, सन भी मूव कर रहा है, उसके पीछे पीछे सब तो मूव कर रहा है। कोई भी ऐसा स्टेबल नहीं है दुनिया में।
और पूरी ब्रह्मांड में हम बार बार बताते हैं कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, और जो चीज़ स्टेबल हो जाएगी वो डेड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। समझ में आया बात? अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसी तरीके से हमारा भी जो जिसपे हम लोग रहते हैं वो तीसरा वाला ग्रह है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। एक बात बताओ, क्या सभी जितना कचरा था सभी कचरा बन गया ग्रह या उपग्रह? नहीं। जो छोटी छोटी मतलब जो छोटा छोटा कचरा बच गया, कम बच गया, जो नहीं बना सका, वो कहाँ घूम रहा है? इस पट्टी में। कौन सा पट्टी है? मतलब मंगल और किसके बीच में घूम रहा है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और यहाँ क्या है? मंगल है। क्या है? मंगल ग्रह है, और ये बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, है ना। अब एक बात होता है, इसी के बीच में घूम रहा है सब तो। जो एस्ट्रॉइड है ना, उल्का पिंड, ये यहीं पे घूम रहा है सब तो। और एक नहीं है, लाखों हैं। कितने हैं? लाखों हैं। सोच के देखो, एक तो मार देगा तो जाता है ना, हर जगह जाता है। हो जाएगा कैसे? ध्यान दो। मान लो कि ये मंगल है, इसके बगल से गुजरा, इसका गुरुत्वाकर्षण खींच लिया इसको। क्या किया? खींच लिया। अब ये इस पे तो, ये जैसे ही आने लगेगा, ये चल जाएगा उधर। कहाँ चल जाएगा? उधर। अब ये आके गिरेगा किस पे? पृथ्वी पे। अब पृथ्वी पे गिरने से पहले तो चंद्रमा पे गिरेगा। तो चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, एटमोस्फेयर चंद्रमा के पास, मून के पास नहीं है, तो धड़ाम से जाके गिर जाता है। तो बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया है, 42 किलोमीटर का गड्ढा है रेडियस। सोच के देखो कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है। इसीलिए जब रोशनी पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण से अंधेरा दिखता है। तो कहते हैं चांद पे दाग है, नहीं रे, गड्ढा है बड़का बड़का। क्या है? गड्ढा है बड़का। जैसे हम लोग का चेहरा अगर देखो ध्यान से, तो तुमको पिंपल्स दिखेंगे, पिंपल्स फट जाता है तो गड्ढा जैसा हो जाता है, छोटा सा काला। वही चांद पे है, समझ लो पिंपल्स उसका फट गया है। समझ में आ गया तुमको? ये हो रहा है। बताओ, ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। आज भी ये जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? किसी के साथ जुड़ रहा है। जिस पे गिरेगा उसी में जुड़ जाएगा। आज भी जुड़ रहा है। ये प्रोसेस आज भी हो रही है। तो बताओ, मोटा मोटी तुम जान गए कि आखिर बना कैसे, या नहीं जान गए? तो बताओ, आगे बढ़ सकते हैं फिर। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर फिर इसका ऊपरी वाला भाग कैसे बना है। तो बताओ कि जब बनेगी तो ये आग का गोला होगा पृथ्वी। पृथ्वी क्या होगा? आग का गोला। कोई दिक्कत है? आग का गोला होगा। तो फिर ये ठंडा कैसे हुआ? ठंडा भी तो होगा। अब बताओ, समय के साथ ठंडा नहीं होगा? होगा। तो जब पृथ्वी बनेगी तो इसमें सभी तत्व होंगे, सभी तत्व होंगे ना। तो सभी तत्व होंगे तो एक बात बताओ, अगर पानी में तुम कुछ भी डालते हो तो जो वजनदार चीज है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। और जो भारी हल्का चीज है वो कहाँ आ जाता है? ऊपर। यही चीज होगा पृथ्वी के साथ। जो भारी धातु होगी वो कहाँ जाने लगेगी? नीचे। कहाँ जाने लगेगी? नीचे जाने लगेगी। और जो हल्का होगा वो कहाँ आने लगेगा? ऊपर। बताओ, गैस हल्की होती है या नहीं? होती है। तो बताओ, गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी बाहर? इसी को कहते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ठीक है। इसके कारण से क्या होगा कि धीरे धीरे ये ठंडा होने लगेगा। ऊपर वाला क्रस्ट क्या हो जाएगा? हल्की सी ठंडी होगी। और जब हल्की सी ठंडी होगी, तो जब नीचे नीचे तो गैस अभी ट्रैप है ना। अब वो जब नीचे गैस ट्रैप्ड है तो नीचे तो आग है। आग है तो जैसे सीटी नहीं मारता है कुकर, सेम ऐसे ही पृथ्वी सीटी मारेगा। क्योंकि ऊपर, मान लो कि ऊपर तो मजबूत हो जाएगा। जैसे आलू देखे, पकाए हो कभी बचपन में, गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे कि घुरा में दे देते हैं। घुरा मतलब आग जलाते हैं तो उसको क्या कहता है गाँव में? घुरा कहता है। उसमें डाल दिए, पका हुआ आलू है, ऊपर ऊपर से वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अच्छा, ठंडा हो जाता है तो गलती से क्या सोचते हैं कि पूरा ठंडा हो गया है, दबा देते हैं एकदम। उसके बाद जो झड़क मारता है वो अगर याद है किसी को तो महसूस करो, है ना। तो ऐसे पृथ्वी है आज।
पृथ्वी का स्थिति कैसा है, ऐसा ही है। तुम खोदते खोदते जाओगे तो अंदर एकदम लावा है, मैग्मा जिसको कहते हो तुम। इसीलिए आज भी जब वोल्केनो आता है, मतलब ज्वालामुखी फटती है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा। देखे, मैग्मा निकलता है। क्यों, अंदर है तभी तो निकल रहा है। अंदर है तो कहता है बच्चा को एनसीईआरटी यही समझ। फिर हम लोग ऊपर कैसे रह रहे हैं इतना बढ़िया से। कहाँ कहाँ फट सकता है ज्वालामुखी, वहां नहीं जाना है तुमको। मान लो कि जहाँ ज्वालामुखी फटे, नहीं जानता है कि यहाँ ज्वालामुखी फट सकता है, तो चल गया, फटा, तुमको एकदम सीधा प्रभु के पास भेज देगा। कहाँ कहाँ भूकंप आ सकता है, ये सब सिखाएगा अभी। एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के इसको लिखा होगा, है ना, बच्चों को समझाने के लिए, ताकि उसका दिमाग खुले। बच्चा का यहाँ दिमाग ही नहीं खुला हुआ है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, बच्चा का दिमाग खुला हुआ है ही नहीं, लगता है एकदम बंद है। उसको लिख के दे दिया और रट रहा है, उस सोचा यही पढ़ाई है ना। अब डेंसिटी डिफरेंशिएशन से जो तत्व भारी होंगे वो नीचे चले आएंगे, और जो तत्व हल्का होगा वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो बताओ, ये सीटी मारेगा ना, तो एक जगह मारेगा कि बहुत जगह सीटी मारेगा। यही है तुम्हारा क्या, वोल्केनो। क्या है, वोल्केनो। अब वोल्केनो जब फटेगी तो बताओ क्या क्या निकलेगा, बताओ जरा। हल्का तत्व बाहर आएगा या भारी, धुआं निकलेगा। उसकी वजह से क्या आएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। और क्या आएगी इसके साथ, वेपोराइजेशन भी तो आएगा, वेपर, H2O। क्या आएगा, पानी। क्या आ जाएगा, पानी इसी के साथ आएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। उसके बाद इसके साथ लावा भी निकलेगा, है ना। तो लावा भी निकली, कहा जाता है लाखों साल तक, हजारों साल तक, लाखों साल तक खाली ज्वालामुखी फटा है इस धरती पे जब बना था ये। हम लोग के पास जा तो नहीं सकते, टाइम ट्रेवल का सिस्टम नहीं है, नहीं तो देख लेते जाके क्या हो रहा था तभी। पर रहते कहाँ, खड़ा कहाँ होता था वो, आग का गोला पे सिटी मारता उड़ा देता तुमको। अरे शुरुआत में तो बोले तो कहीं फटना शुरू हो जाता था, अब कमजोर था ना ऊपर का। अब ऊपर का लेयर जब कमजोर होगा तो फटेगा भी तो ढेर, तो फटता था। उस समय इंसान क्या, कुछ भी मौजूद नहीं था इस धरती पे सिवाय एलिमेंट के। सब कुछ पिघला हुआ है, वो बन रहा है। शुरुआती दौर में फटेंगे तो ऊपर क्या निकलेगा, पानी, भाप बन के। अब ये भाप ऊपर जाके क्या बना लेगा, बादल। कहा जाता है फिर वर्षा हुआ लाखों साल तक। क्या हुआ, मतलब धाम से जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए। सोचो, वो ठंडा कर दिया किसको, पृथ्वी को ढेर ठंडा कर दिया। अब एक बात बताओ, नदी के किनारे जब तुम सुखाड़ में जाते हो तो मिट्टी कैसी नजर आती है, फटी फटी दरार निकल जाती है, निकलती है, देखे हो ना। क्या उस दरार से नीचे से पानी आ रहा होता है, नहीं। वो दरार पूरा ऊपर ही फटता है, नीचे नहीं फटता है। सेम समझ लो कि नदी के किनारे वाली जो दरार है, वैसा ही पृथ्वी पे दरार फटा है। कै ठो, 15 से 16 ठो दरार पड़ा है। कितना दरार पड़ा है, उसी को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। अब वो घिसकती है समय के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घिसकती है। साल भर में 1 सेंटीमीटर, साल भर में 1 सेंटीमीटर। तो पहले पढ़े थे हम लोग कि शुरुआत में जब पढ़े थे तो बोले थे कि यहाँ पे जो है, यही इतने ठो उगा हुआ था, जिसको क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड कहते थे। और इसको क्या कहते थे, पेंजिया। क्या कहते थे, समुंदर था, ठीक है। फिर ये टूटा, क्या हुआ, ये टूट टूट के अभी जो तुम देखते हो, तो सात सात ठो बड़का प्लेट है। क्या ठो बड़का प्लेट है, बड़ा वाला प्लेट क्या ठो है, 7। कौन कौन सा है, उसी को कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। कौन कौन सा है, यूरोप, ठीक है। और कौन सा है, एशिया। और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, है ना, अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, है ना, अफ्रीका भी है, अटलांटिक भी है ना। तो 7 बनते हैं। और छोटे छोटे प्लेट हैं, समुंदर में भी प्लेट है। समुंदर वाला प्लेट हम लोग गिनते, वो दिखता नहीं, अभी पढ़ेंगे उसको किस तरीके से बनता है और खत्म होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बात, यहाँ तक में कोई दिक्कत है,
नहीं है दिक्कत। प्लेट समझ में आया? अब प्लेट में देखें तो अगर ये पृथ्वी है, अगर इससे हम काट के निकाले, मान लो कितना तो हम क्या करते हैं, काट के बाहर निकाल लेते हैं। केक के टुकड़ा इतना किताब में भी बना होता है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो कहते हैं कि यहाँ क्या है, पानी है इसमें, और यहाँ पे क्या है, पहाड़ वहाड़ है जहाँ मिट्टी है उगी हुई है, तो इतनी तो बनी हुई है। इसी को क्या कहते हैं हम, क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इसके जो नीचे है उसको क्या कहते हैं? मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक है। और इसके जो नीचे उसको क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कोई दिक्कत है? और जब ये ऊपर वाला मेंटल है ना, ये वाला और ये वाला मिल के बनाता है स्टेनोस्फेयर। क्या बनाता है? स्टेनोस्फेयर बनाता है। और ये ऊपर वाला जो है इसी को लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। तो कहा गया कि इसी पे प्लेट है, यही क्या है, इसी पे प्लेट मूव करती है। और ये लिक्विड नहीं है, पूरा पिघला हुआ नहीं है। ये कैसा पिघला हुआ है? सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड का मतलब कि अर्ध द्रव अवस्था में है। मतलब ज्यादा नहीं, जैसे शुरुआत में नहीं लोहा पिघलता है, उस वाला स्थिति में है। इतना तो समझ में आ गया कि मूव क्यों, अब मूव क्यों करेगी कि मान लो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा समय के साथ, है ना। तो जब यहाँ पे संवहन धारा चलेगी, क्या चलेगी, संवहनीय धारा चलेगी, तो जो मूव करेगा तो हल्की हल्की मूव करेगा, ज्यादा मूव तो प्लेट हिल जाती है, जिसके कारण से भूकंप आते हुए नजर आता है, या दूर जाते हुए या नजदीक आते हुए नजर आता है। तो प्लेट के कारनामे हैं। इतना बात तो समझ में आ गया ना। लेकिन अब प्लेट अगर है तो टकराएगी भी तो उसका तरीका होगा, ऐसे तो नहीं टकरा जाएगा, उसका तरीका होगा ना। तो प्लेट को क्या हम बना सकते हैं, तो सीधा समझ लो, इसको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। एक प्लेट हुआ, ये हुआ दूसरा, अगर आपस में टकरा जाए, क्या हो जाए, आपस में ही, तो इसको कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है? कन्वर्जेंट में ही क्या बनेगी पता है, तो ऐसे करके जब टकराएगा तो यहाँ पे ऐसे दब जाएगा, एक तो दबेगा, दूसरा तो यहाँ पे क्या निर्माण हो जाएगा, पहाड़। किस चीज का निर्माण कर लेगा? पहाड़। क्या वोल्केनो भी फटेंगे? हाँ, शुरुआत में तो फटेगा ही फटेगा, वोल्केनो भी फटेगा, भूकंप भी आएगा। तो क्या हिमालयन रीजन में भूकंप आता है? क्या नेपाल में भूकंप आता है? हाँ, देखो तबाही वाला भूकंप आया था, याद है, 2015। तो वोल्केनो फटेंगे तो पहाड़ बनेगी। तो हिमालय कैसे बनी है? कन्वर्जेंट से। कैसे बनी है? कन्वर्जेंट से। देखे हो ना, हिमालय आज भी, हिमालय कितनी बढ़ती है, 1 सेंटीमीटर बढ़ ही रहा है। इसीलिए उसको युवा कहते हैं, यंग माउंटेन। क्या कहते हैं? यंग माउंटेन कहते हैं, युवा है वो। अब बताओ, एक तरीका तो ये हुआ कन्वर्जेंट। अब दूसरा तरीका क्या है कि दूर दूर जाएगा। कहाँ जाएगा? दूर दूर होता जाएगा। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसको क्या कह दिया जाता है? डाइवर्जेंट कहा दिया जाता है। तो दो तरीके समझ में आए। अच्छा, डाइवर्जेंट होगा तो क्या वहां भी तो निर्माण होगा कुछ ना कुछ, कि वहां नहीं होगा कुछ? क्या वहां भूकंप नहीं आएंगे? आएंगे। वोल्केनो नहीं फटेगा? फटेगा। क्योंकि जैसे दूर जाएगा तो गैप बनेगी, है ना। तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी तो ज्वालामुखी फटने में आसानी होगा। ज्वालामुखी सीधी सी बात देखता है कि कहाँ पे धरती कमजोर है। तो कहाँ कमजोर होती है? जोड़ पे। कोई भी चीज कमजोर कहाँ होता है? जोड़ पे। तो वोल्केनो जब भी फटेगी तो कहाँ फटेगी? जोड़ पे। वोल्केनो कहीं भी फटेगी तो जोड़ पे फटेगी। ऐसे बिना, जो मान लो कि कोई इंसान जोड़ पे नहीं रहता है, इधर रहता है ना। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, है ना, दिल्ली में रहते हैं, या फिर राजस्थान में रहते हैं। कभी सुनी हो राजस्थान में वोल्केनो फटा है, बिहार में वोल्केनो फटा है, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में? फट ही नहीं सकता है, क्योंकि जोड़ नहीं है। हाँ, भूकंप का झटका जरूर महसूस होगा, क्योंकि प्लेट जब हिलेगी तो यहाँ तक हिलेगी ना, तो झटका तो महसूस होगा। क्या और भी कोई तरीका है? तो एक और तरीका है, क्या है, कहता है कि दोनों जो है ना, होगा समांतर में, पैरेलल होगा, बस खिसकेगा। क्या करेगा? खिसकेगा। क्या इसमें ज्वालामुखी फटेगा? नहीं, भूकंप आएगा। क्या आएगा?
भूकंप आए कैसे वो बनेगा? पहाड़? पहाड़ भी नहीं बनेगा। माउंटेन का निर्माण कहाँ होगा सबसे ज्यादा? यहाँ, है ना। माउंटेन देखोगे तो ऐसे ही ज्यादा बनते हैं। तो बताओ दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमालय। कौन सा है? और दूसरा कौन सा है? इंडीज। दूसरा कौन सा है? इंडीज। समझ में आ गया बात? क्लियर हुई इतनी तो बातें? ठीक है, चलो अब जो देखेंगे अगले वीडियो में देख